दोस्तों, साइबर विनोद साहू आज फिर आपके पास आए हैं एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे, आपने सुना ही है कि जैसे मैंने पीछे सेशन में बताया कि आईटी 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 में करना है, कुछ काम करना है, आईटी में जाना है, आईटी में बड़ा पढ़ना है, आईटी में बड़ा जाना है। लेकिन काफी सारे लोग आईटी के नाम पर सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज गेन करके बैठे होते हैं। और मतलब अगर मैं छोटे इंस्टीट्यूट्स की, छोटे एरियाज की बात करूं, जैसे कि हम रूरल एरियाज की बात करें, गाँव की बात करें, या टियर 3 सिटीज की बात करें, वह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज के नाम पे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। उनका अगर आप ब्रोशर्स देखेंगे तो उसमें 1000 चीजें लिखी होती हैं, लेकिन वो हजारों चीजें किसी मतलब की नहीं होती, क्योंकि वो कराते ही नहीं है कुछ। और एक एक चीज को ऐसे टॉपिक और कोर्स का नाम बना के लिखते हैं कि जैसे पता नहीं उसको सीखने के बाद बच्चा क्या कर लेगा। और सच्चाई ये है कि जब वो बच्चा 1 साल 1.5 साल अपने पैसे लगाने के बाद, अपने माँ बाप के पैसे लगाने के बाद, अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करने के बाद, और 1 1.5 साल जब अपना टाइम बर्बाद करता है, उसके बाद जब वो मार्केट में निकलता है तो उसको कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, वो चीजें जो मार्केट में चाहिए वो उसे आती ही नहीं है, वो इंस्टीट्यूट्स में सिखाया ही नहीं जाता। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपको एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर सबसे पहली जॉब जो होती है आईटी की, अगर मार्केट में आप करने जाएंगे तो सबसे पहला, सबसे इनिशियल लेवल की जॉब होती है डेस्कटॉप इंजीनियर्स की। मतलब जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। ऐसे कहने को तो आप सर्वर इंजीनियर में बन सकते हो, आप नेटवर्क इंजीनियर में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन वो सब तब कर पाते हो जब आपको बेसिक चीजें हो, बेसिक डेस्कटॉप के बारे में पता हो। डेस्कटॉप मतलब, डेस्कटॉप इंजीनियर मतलब ये नहीं कि खाली घर का कंप्यूटर ठीक करने वाली बात है। ये डेस्कटॉप इंजीनियर का मतलब है वो सारे एंड पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी होना, जो कि एंड यूजर यूज करता है। वो एंड पॉइंट्स कहीं पर थिन क्लाइंट भी यूज सकता है, जीरो क्लाइंट भी यूज सकता है, ठीक है, लैपटॉप भी यूज सकता है, मोबाइल मोबाइल लैपटॉप भी यूज हो सकता है, मोबाइल थिन क्लाइंट बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। इस तरह से ऑल इन वन पीसी भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है। अब ये तो हो गई डिवाइस, लेकिन इस डिवाइस पे एप्लीकेशन चल रही होती है, सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एक कंपनी के अंदर मान लो 1000 यूजर्स काम कर रहे हैं, हालांकि क्लाउड आ गया है, लेकिन देर इज ए लॉट ऑफ थिंग कि मतलब वो उसका प्रोफाइल सेट करना, उसके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको इनिशियल लेवल पे एक L1 इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। L1 इंजीनियर होता है लेवल 1 इंजीनियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेवल 1 इंजीनियर डेस्कटॉप वाली। मैं क्लाउड के लेवल 1, नेटवर्क के लेवल 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। कि अगर आप मार्केट में कोर्स करके निकलते हो तो आप मेरे इस वीडियोस को देखें और इनके थ्रू जाएं। आपको बहुत सारी ऐसी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे जिसके बेस पे एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर तो कम से कम आप अपनी नौकरी ढूंढ सकते हो, और आप अपना खुद का भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आप कहीं अगर टियर 2 या टियर 3 सिटीज में रह रहे हो तो आप खुद की एक शॉप खोल सकते हो, खुद की एक दुकान खोल सकते हो, जहां पर आप ये काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि अब डेस्कटॉप इंजीनियर को आना क्या क्या चाहिए। तो डेस्कटॉप इंजीनियर को बेसिक हार्डवेयर नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का और डेस्कटॉप का हार्डवेयर की नॉलेज तो होनी चाहिए। हालांकि मतलब हमारे टाइम में तो कंप्यूटर को खोल के उसके अंदर हर चीज का एक अलग कार्ड आता था। हाँ, मतलब चाहे वो नेटवर्क का कार्ड हो, चाहे वो साउंड का कार्ड हो, चाहे वो वीडियो का कार्ड हो, पीजे कार्ड होता था एक अलग से, ठीक है। वो मदरबोर्ड में लगता था। तो आज की डेट में तो सब चीजें ऑन चिप हो गई हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है, आपको हार्डवेयर के बारे में नहीं पता है, तो आप प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहली चीज क्या है, आपको हार्डवेयर, लैपटॉप और डेस्कटॉप के हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें थिन क्लाइंट, जीरो क्लाइंट, मोबाइल थिन क्लाइंट, ठीक है, ये सभी चीजें आती हैं।
इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, लोकल नेटवर्किंग। लोकल नेटवर्किंग में क्या होता है, लैन, वैन, आईएसपी से कनेक्टिविटी कैसे है, ठीक है, राउटर एंड स्विच, कनेक्टिविटी। मैं उनके कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कनेक्टिविटी कैसे चलती है उसके, ठीक है। इसके अलावा फिर तीसरी बात आती है वो आईपी एड्रेसिंग, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग और पोर्ट्स, ट्रबल शूटिंग एंड नेटवर्क पोर्ट्स, ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, अब डेस्कटॉप पे और क्या होता है, इंस्टॉल एंटीवायरस इंस्टॉलेशन, उसकी ट्रबल शूटिंग। हालांकि सेंट्रली मैनेज एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन आपको उसकी ट्रबल शूटिंग जरूर आनी चाहिए, नहीं तो कई बार इसकी फाइन ट्यूनिंग जरूर आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह बैकअप एजेंट का इंस्टॉलेशन, उसकी ट्रबल शूटिंग, राइट। और आजकल तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के भी टूल्स चल गए हैं। मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर 11 नंबर में, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है। तो ये भी आनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपको पता होना चाहिए, आपको लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस इश्यूज आने चाहिए, पता होने चाहिए। परफॉर्मेंस इश्यूज क्या होते हैं, क्या मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, हर यूजर कहता है यार मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, इसकी रैम बढ़ा दो, इसकी हार्ड डिस्क बढ़ा दो, ये कर दो, लेकिन उससे कुछ काम होता नहीं। मतलब वो आप अगर आपको प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं है तो आप उसको, आपको अगर नॉलेज नहीं है डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस इशू को ट्रबल शूट करने के बारे में, तो आप यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एंड डेस्कटॉप इंजीनियर इज द फर्स्ट पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूजर। आपका सर्वर इंजीनियर, आपका मतलब आपका कोई भी लेवल का बंदा आके आपके डेस्कटॉप इंजीनियर यूजर, आपके यूजर से बात नहीं करता। यू आर द ओनली वन हु हु कनेक्ट विद योर डेस्कटॉप, योर यूजर्स डायरेक्टली। तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज डायग्नोस करने पड़ते हैं कि कैसे कैसे उसको डायग्नोस करना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि डेटा कॉपी कर रहे हैं, अब डेटा कॉपी कर रहे हैं, डेटा कॉपी नहीं हो रहा, तो लोग सोचते हैं हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, लोग उठा के सीधे सिस्टम फॉर्मेट करते हैं। लेकिन बहुत बार ये रैम का इशू होता है, ठीक है। सिस्टम स्लो चल रहा है तो लोग कहते हैं रैम बढ़ा दो, रैम बढ़ा दो, पता चलता है वो हार्ड डिस्क के आईओप्स ही नहीं निकल के आ रहे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस के इश्यूज आपको पता होने चाहिए। तो सिस्टम में पॉलिसीज, यूजर्स की पॉलिसीज अलाउड होनी चाहिए, नहीं है पॉलिसी या जो भी है, तो पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसी, सिस्टम पॉलिसीज, इनके बारे में पता होने चाहिए। इस तरह परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बारे टूल्स भी होते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आजकल तो कंपनीज कुछ इस तरह के परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के एजेंट डाल के रखते हैं, इससे पता चल जाता है उन्हें कि यूजर कितने घंटे काम कर रहा है कंप्यूटर पे, कितने घंटे नहीं कर रहा है। तो वो टूल्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, वो सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि डेस्कटॉप्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, डेस्कटॉप इंजीनियर्स को क्या क्या डिवाइसेस देखनी पड़ती हैं जनरली। तो सबसे पहले ये डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप मीन्स नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर, जैसे कि आपके घरों में और ऑफिस में भी होता है। इस डेस्कटॉप में एक सीपीयू होता है, ये मॉनिटर होता है, ये कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये चारों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। कि इस तरह के मॉनिटर को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इनपुट डिवाइसेज हो गए दोनों, ठीक है। इसी तरह से और क्या देखते हैं हम, इसको कंबाइंड करके बना दिया है, इसको लैपटॉप बोलते हैं। लैपटॉप के अंदर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसी में ज़्यादातर इसका प्रोसेसर, मेमोरी, जो भी कंपोनेंट, जो इसका दिमाग है, उस लैपटॉप के इस पोर्शन में होता है। ऊपर कीबोर्ड होता है, ऊपर ही माउस होता है, टच पॉइंट माउस होता है, और ये टीएफटी होती है, ठीक है। इसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर नई चीज़ जो चलती है मार्केट में आज के डेट में, उसे बोलते हैं थिन क्लाइंट्स। तो थिन क्लाइंट्स आपको मैं बता दूं, वैसे मैंने पिछले
10-11 साल थिन क्लाइंट इंडस्ट्री में ही काम किया है, चाहे वो डेल हो या एन कंप्यूटिंग हो, और मल्टीपल चीज़ों पे काम किया है। तो थिन क्लाइंट्स मेरा एक सेगमेंट होता था, उसके साथ मेरे पास वीडीआई की डिवाइसेस, वीडीआई के सॉफ्टवेयर्स होते थे, फिर क्लाउड के सॉफ्टवेयर्स होते थे। तो इस तरह से थिन क्लाइंट इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ भी पूछना हो, थिन क्लाइंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना, आप मुझे पिंग कीजिए, मैं आपको एंड टू एंड जानकारी दूंगा उसके बारे में। तो ये जो थिन क्लाइंट है, थिन क्लाइंट में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हर हार्डवेयर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे कि आपके मोबाइल पर भी अगर आप देखोगे तो मोबाइल चलता कभी या तो उस पर एंड्रॉइड होगा या आईओएस होगा या कोई ना कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर होगा। तो इससे थिन क्लाइंट में भी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इसको चलाता है। तो पर उसकी फंक्शनैलिटी बड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि ये थिन क्लाइंट वाले यूजर्स जो होते हैं वो बेसिकली डेटा सेंटर में रखे हुए सर्वर को कनेक्ट करते हैं और वहीं से काम करते हैं। सर ये जीरो क्लाइंट है, जीरो क्लाइंट में अपना कोई फर्मवेयर, अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इसमें एक फर्मवेयर होता है, इसको आप ना तो फॉर्मेट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनलिटी होती नहीं। इसमें सिर्फ दो ही तीन चीजें होती हैं कि आपका यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डलता है, और आपका आईपी एड्रेस डलता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए होता है। पोर्ट्स, इसमें कुछ लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं। थिन क्लाइंट में फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें थोड़ी बहुत लोकल स्टोरेज आपको मिलती है। इसमें कोई लोकल स्टोरेज नहीं मिलती, ना ही आप इसको फॉर्मेट या रिफ्रेश कर सकते हैं। लैपटॉप आपके कंप्यूटर की तरह ही होता है, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें आप इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर वगैरह डाल लेते हो और उसको चला लेते हो। इसी तरह से इन सबसे अलग चीज निकल के आई एक मिनी पीसी। मिनी पीसी में वो सारी फंक्शनैलिटी होती है जो कि एक डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर होती है। लेकिन फर्क क्या होता है मिनी पीसी में, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी लो होती है या हाई एंड कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं होता है। और इस ये उस तरह के यूजर्स को दिया जाता है जो लोकली भी अपना डेटा सेव करके लोकल एप्लीकेशन पे भी काम करते हैं, प्लस डेटा सेंटर के आर्किटेक्चर से कनेक्ट करके, सर्वर से कनेक्ट करके वहां पे भी काम करते हैं। तो कुल मिला के ये 4-5 तरह की डिवाइसेस होती हैं जो आपको सपोर्ट करनी पड़ती हैं एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर। अब बात आती है कि आप मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है, डेस्कटॉप्स। ये होता है आपका डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप का पीछे का पोर्शन है, रियर पैनल बोलते हैं जिसे। तो रियर पैनल में क्या होता है, ये बेसिकली PS2 पोर्ट बोलते हैं इसको, PS2 पोर्ट। क्या बोलते हैं इसे, PS2 पोर्ट। ये हो गया PS2 पोर्ट। हालांकि ये वाले कीबोर्ड माउस अब आते नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो गया आपके PS2 पोर्ट। सॉरी क्या हो गया ये, ये आपके PS2 पोर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से ये वाले जो पोर्ट हो गए, ये हो गया आपका USB पोर्ट, इसको बोलते हैं USB पोर्ट। ये आप सभी को पता होगा वैसे, तो आज के डेट में बताने की जरूरत नहीं किसी को। ये साउंड्स के लिए यूज होते हैं, इसको SPF पोर्ट बोलते हैं। अलग पोर्ट होते हैं साउंड के लिए, नहीं अलग अलग तरह के फंक्शनलिटी के। पर मैंने भी कभी यूज नहीं किया, तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं वैसे। मुझे पता बस इसको SPI पोर्ट बोलते हैं, और पता नहीं पर क्यों यूज होता है। ठीक है, इस तरह से ये जो आपकी हो गई, ये हो गई लैन केबल, इसको बोलते हैं लैन पोर्ट, या बोलते हैं इसको NIC, नेटवर्क इंटरफेस। ओके, या इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये वाला जो है इसको बोलते हैं लैन पोर्ट या NIC पोर्ट। अब ये जो केबल है आपकी, ये वाली जो केबल है, ये इसको बोलते हैं लैन केबल। सॉरी, ठीक है। और
ये जो आपकी केबल के आगे जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है, ये आगे वाला जो कनेक्टर है, ये आगे एक छोटा सा कनेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। क्या बोलते हैं? RJ45 का कनेक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वापस ये फिर यूएसबी पोर्ट हो गए। ठीक है, इसमें 2 लैन पोर्ट दिए हुए सिस्टम में, और ये सब आपके हो गए ऑडियो से रिलेटेड पोर्ट। ये वाले जो पोर्ट हैं आपके, ये सारा सिस्टम जो है, ये सब हो गए आपके ऑडियो पोर्ट। क्या हो गई है? ऑडियो एवी पोर्ट बोलते हैं। ये हो गए आपके एवी। एवी क्या हो गया? मतलब ऑडियो से रिलेटेड पोर्ट है, वीडियो तो नहीं होते ये। अब आती है बात, आपका डिस्प्ले कहाँ कनेक्ट होगा ना। हाँ यार, वो तो नहीं दिखा हमें, डिस्प्ले पोर्ट कौन सा है? डिस्प्ले कहाँ कर दिया इन्होंने? हाँ, ये रहा ना, ये वाला पोर्ट जो है, ये आपका VGA पोर्ट नहीं है, इसमें HDMI दे रखा है। तो ये जो पोर्ट है आपको, ये जो पोर्ट दिख रहा है मोटी सी केबल, ये है आपकी HDMI। तो इस तरह से अगर मैं बोलूं कि कौन सा पोर्ट किस लिए यूज हुआ, तो ये HDMI केबल ये कनेक्ट होती है आपके मॉनिटर से। कहाँ कनेक्ट होती है? आपके मॉनिटर से। इस पे क्या क्या कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट करती है PS2 पोर्ट पे, दो चीजें कनेक्ट होती हैं। क्या क्या? कनेक्टिंग टू कीबोर्ड एंड माउस। हालांकि आज के डेट में PS2 कीबोर्ड माउस नहीं मिलते हैं, पहले आते थे। ठीक है, और इसी तरह से USB पे तो आप USB की बेस पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। RJ45 used to connect local network। ठीक है, ये HDMI used to connect to monitor और डिस्प्ले। ठीक है साहब, और ये आपके हो गए कनेक्ट करने के लिए स्पीकर्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक डेस्कटॉप में किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं और कौन कौन सी केबल कहाँ कहाँ लगती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग में सबसे पहला काम क्या होता है? किसी ने बोला मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरे मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, सबसे पहले क्या करोगे आप पहले उसकी डिस्प्ले केबल देखोगे ना, आप उसकी HDMI केबल देखोगे कि वो कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही, दोनों एंड से, CPU के एंड से भी और मॉनिटर के एंड से भी। इसी तरह से अब मान लो एक आदमी कहता है कि मेरा ना कीबोर्ड ही नहीं चल रहा जी। अब कीबोर्ड नहीं चल रहा तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है केबल। केबल कनेक्ट है या नहीं है? अगर केबल कनेक्ट नहीं है तो फिर उसके बाद आप बाकी सारे काम फेल है। तो दिस इज द बेसिक ट्रबल शूटिंग। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रबल शूटिंग? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, मुझे यहां मैं लिख देता हूं, किसी भी काम में फर्स्ट स्टेप क्या है? बेसिक step of troubleshooting is to check cable connections, right?
है ना। ये मेरा पहला काम है। इसके बाद कोई भी काम दूसरा हो सकता है, लेकिन पहला काम मेरा यही है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। तो मुझे इसके बारे में जरूर चेक करना पड़ेगा। जैसे हमेशा लोग कहते हैं यार मेरा ना इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा। होता क्या है, डेस्कटॉप में होता ये वाली जो केबल है आपकी नेटवर्क वाली केबल, ये हिल जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हो गया मेरा सीपीयू कनेक्शन वाला काम। मैंने देख लिया सीपीयू से कनेक्शन किस किस तरह से होते हैं। ये मैं आपको एक बार इसके बाद अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज क्या है, तो ये तो हो गया हमारा डेस्कटॉप का कनेक्शन भी, कैसे रियल पैनल पे कैसे डेस्कटॉप कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स की। इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर जो मेरा सीपीयू है, बेसिकली सीपीयू के अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। और ये इंटरनल कंपोनेंट्स सभी के अंदर होते हैं, मतलब चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो ऑल इन वन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे थिन क्लाइंट हो, मिनी पीसी हो, मतलब जीरो क्लाइंट को छोड़ के बाकी सब में सेम कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ यही रहता है कि उनके कंपोनेंट्स के साइज छोटे हो जाते हैं, उनके पावर कम हो जाती है, उनकी थ्रूपुट कम हो जाती है। अब इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक सीपीयू के डब्बे के अंदर जो डब्बा आपने देखा, ये जो डब्बा था, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा मेरे पास रखा है, इस डब्बे के अंदर क्या क्या है, जहाँ इसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है जिससे इतने सारे काम हो रहे हैं। आजकल तो देखा जाए तो पूरी दुनिया चीज चल रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब वो चीज जिसपे सारी चीजें चल रही है, ये मदरबोर्ड ही है। अब ये मदरबोर्ड ना पूरी एक पीसीबी होती है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आपने अगर कभी देखा हो तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब ये मैंने एक आसूस के मदरबोर्ड का एग्जांपल उठाया। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पिन का कनेक्टर है, ठीक है। बैक पैनल में इनपुट आउटपुट कनेक्टर, ये जो आपकी केबल्स कनेक्ट हो रही थी ना उधर पीछे, वो सारी केबल्स के कनेक्शंस यहाँ से ही हैं। ये देखो ये जितना है सब यहीं पर है, ठीक है। इसी तरह से एक ये हीट सिंक होती है, हीट सिंक लगी होती है इसके ऊपर, इस वाली सीपीयू के ऊपर लगी होती है हीट सिंक, ठीक है। इस तरह से ये पावर है, P4 पावर कनेक्टर होते हैं। यहाँ पे पावर आती है इस मदरबोर्ड में, इस P4 में, इस मदरबोर्ड में यहाँ पे पावर आती है। और यहाँ पे 24 पिन का एक ATX पावर कनेक्टर होता है जो कि SMPS से कनेक्ट होता है। उससे इस मदरबोर्ड को दो तरफ सप्लाई दी जाती है, एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ, जिससे ही पूरे मदरबोर्ड को पावर मिलती है। और इस पावर को ही डिस्ट्रीब्यूट करके मदरबोर्ड चलता है। फिर यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव, तो फ्लॉपी ड्राइव नहीं आती, पहले फ्लॉपी ड्राइव आती थी। आईडी हार्ड डिस्क, अब तो साटा लगने लग गई है। पहले ये आईडी हार्ड डिस्क आती थी, उसका ये कनेक्टर होता था, यहाँ पर लंबी चौड़ी सी केबल होती थी, ठीक है। फिर आइए होते थे मेमोरी स्लॉट्स होते हैं। ये मेमोरी स्लॉट्स किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपकी रैम लगती है, ठीक है। ये स्क्रूज हो गए। फिर फैन, सीपीयू जो फैन, इसके ऊपर एक फैन रखा जाता है, उसका कनेक्शन यहाँ होता है, जो सीपीयू को ठंडा करते रहते हैं। जैसे हम अपने दिमाग को, हमें हमें ठंडा करना पड़ता है अपने दिमाग को थोड़ी देर आराम करके, इस तरह सीपीयू को भी कंटिन्यूस ठंडा करना पड़ता है, नहीं तो ये भी गर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये सीपीयू सॉकेट है, इसके ऊपर इसके अंदर एक सीपीयू लगता है, वो सीपीयू में दिखाऊंगा कैसा होता है। बेसिकली इस डब्बे को सीपीयू बोलते हैं हम, लेकिन एक्चुअल सीपीयू कुछ अलग होता है। बाकी कैपेसिटर है, हीट सिंक्स है, एजीपी, पीसीआई। ये पीसीआई स्लॉट्स होते हैं। जैसे गेमिंग लोग, कुछ कुछ लोग गेमिंग के शौकीन होते हैं, तो उन्हें हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले चाहिए, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। वो ग्राफिक कार्ड बहुत हाई रेजोल्यूशन के लिए होता है, मिलियंस ऑफ कलर्स और मिलियंस ऑफ हार्डवेयर एस्केलेशंस होती हैं उसमें। हार्डवेयर एस्केलेशंस के साथ काम करते हैं, जैसे गेमिंग और मीडिया स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए। तो वो कार्ड जो लगता है वो मेरा इसमें लगता है, या तो पीसीआई टाइप कार्ड होगा या पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड होगा, ठीक है। इस तरह जंपर होते हैं। ये साटा, आजकल जो मैं बता रहा था ना साटा हार्ड डिस्क आ रही है, वो यहाँ लगती है, ठीक है। बाकी तो आप देख ही सकते हो धीरे धीरे करके, मतलब बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। और ये सारी चीजें कनेक्ट होकर एक सिस्टम में, जो आप पावर ऑन ऑफ करते हो और लाइट जलती है, हार्ड डिस्क की लाइट जलती है, वो सब ऑन ऑफ रीसेट, वो सारे कनेक्शंस इस जगह पर होते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है।
मतलब अगर आप हार्ड डिस्क इसको इमेज को देखोगे मेरी और इसको वीडियो को दोबारा देख के अगर आप सीपीयू इसी अकॉर्डिंग कनेक्ट करते रहोगे तो आपका पूरा सीपीयू असेंबल करना आ सकता है, आपको पूरा कंप्यूटर आप कर सकते हो। और लिखा होता है उसमें, हार्ड सब जगह लिखा भी होता है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया हार्ड डिस्क वाला, सॉरी मदरबोर्ड वाला कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि जो मैं सीपीयू की बात करते हैं, जो सीपीयू है इसको मैं बोलता हूँ प्रोसेसर। बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। दो कंपनीज के प्रोसेसर आते हैं, एक आता है मेरा जनरली दो ही कंपनी होती है, या तो एक एएमडी है, टाइप क्यों नहीं हो रही है, चलो ऐसे लिख देता हूँ ए एम डी, एएमडी, और दूसरा ये इंटेल। इंटेल और ए एम डी, ये दो बड़ी कंपनियां हैं, यही दो कंपनियां एक्चुअली जो प्रोसेसर बनाती है इसमें, इनकी मोनोपोली है, इन दोनों कंपनीज की ही मोनोपोली है। और दोनों ही अपने मतलब चाहे वो एचपी का कंप्यूटर ले लो, आप डेल का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, एसर का ले लो, लेनोवो ले लो, कुछ भी ले लो, प्रोसेसर इन दोनों के लगते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर की बात करो, सर्वर में हालांकि अलग अलग प्रोसेसर आते थे, तो एक्सपी के भी खुद के अपने प्रोसेसर आते थे, आईबीएम के आते थे, तो अभी मुझे जानकारी नहीं है कि उनके आते नहीं आते, क्योंकि मैंने तो बड़े टाइम से सर्वर्स में भी इंटेल और एएमडी के अलावा नहीं देखा किसी का। क्या एनीवे, तो अभी अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसर के बारे में, तो ये बहुत एक अलग टॉपिक है, इसमें पूरा कि प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं, डेस्कटॉप में कौन कौन। बेसिकली आप एक चीज याद रखो कि प्रोसेसर जो चलता है, एक तो पहला काम होता है ब्रांड नेम के हिसाब से इंटेल या एएमडी, फिर इसमें दूसरी चीज होती है कोर, कितने कोर का प्रोसेसर है, जितने ज्यादा कोर का प्रोसेसर होगा उतनी ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग पावर होगी। कोर मतलब आप लगा लो मंजिल बना दी हमने, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, तो उस तरह की मंजिल के हिसाब से वो प्रोसेसिंग करता रहता है। और तीसरी चीज होती है इसकी, जैसे अब मैं इसकी बात करूं तो ये 8 कोर प्रोसेसर हो गया, i7 मतलब 7th जनरेशन का प्रोसेसर हो गया, जब से आज प्रोसेसर बनने शुरू हुए तब से आज तक 7th जनरेशन का प्रोसेसर हो गया ये। और 8 कोर है इसके अंदर। फिर प्रोसेसिंग स्पीड होती है, वो स्पीड ये होती है, ये जो गीगाहर्ट्ज लिखा ना 5.1 गीगाहर्ट्ज, तो 5.1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड होती है। जब मैंने काम करना शुरू किया था तब तो 200 मेगाहर्ट्ज में आ रहे थे प्रोसेसर, हाँ 200 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 330 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ऐसे चलते थे। तो आज की डेट में तो गीगाहर्ट्ज में बात करें, क्योंकि आज तक तो हमारे मोबाइल के प्रोसेसर ही गीगाहर्ट्ज में हो गए, तो कंप्यूटर की तो बात ही छोड़ दो। तो 5.1 गीगाहर्ट्ज मतलब जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज उतनी ज्यादा स्पीड। फिर दूसरी चीज होती है इसके अंदर एक L2 कैशे, कैशे मेरे को और देखनी पड़ती है, जैसे L2 कैशे, L3 कैशे, कौन सी कैशे है मेरे पास, ठीक है, वो सब देखना पड़ता है। और दूसरा क्या है, ये इसकी वोल्टेज होती है कि कितनी पावर एनर्जी लेगा, सबसे ज्यादा पावर एनर्जी जो यूज करता है सीपीयू यूज करता है। ये मेरा एसएमपीएस है, एसएमपीएस वो यूनिट है जो आपके बिजली के पावर सप्लाई बोर्ड से आपके कंप्यूटर तक पावर को लाती है, और लाने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करती है, पूरे कंप्यूटर पूरे सीपीयू को सप्लाई देती है। मैंने एक जगह दिखाया था आपको, सॉरी, हाँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो आपको दिख रही है छेद छेद से और ये फैन सा लगा है, बेसिकली ये मेरी एसएमपीएस है जो अंदर से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर एक वो होता है कनेक्टर जहाँ पे मैं पावर लगा देता हूँ, और इस एसएमपीएस को सीपीयू में फिट, डब्बे के अंदर फिट करने के बाद इसकी पावर केबल एक यहाँ लगती है और एक लगती है यहाँ पर। तो
तो एसएमपीएस को अगर कोई पूछे फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये क्या बोलते हैं इसे, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने बताया था ना इसके अंदर चार कंपोनेंट बेसिकली लगे होते हैं। चार कंपोनेंट कौन से होते हैं, मदरबोर्ड हो गया, ये बता दिया मैंने आपको, एसएमपीएस बता दी, प्रोसेसर बता दिया, रह क्या गया, हार्ड डिस्क। एक डब्बे के अंदर हार्ड डिस्क भी होती है। तो हार्ड डिस्क वैसे अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आजकल पहले क्या होता था, आईडी हार्ड डिस्क आती थी, फिर साटा आ गई। ठीक है, साटा के बाद भी चीजें बदलती जा रही हैं। इस तरह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है जिसे आप यूएसबी हार्ड डिस्क की तरह यूज करते हो। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, ये हार्ड डिस्क एक मेटल का ऐसा बॉक्स सा होता है, मेटल की बॉक्स होता है। उसके अंदर खोलोगे तो इस तरह के स्पिंडल होते हैं, गोल गोल मैग्नेटिक डिस्क होती है। एक स्पिंडल होता है जो इनको रीड करता है। तो जब भी आप एक्सेस करते हो, तो जैसे अपने पुराने जमाने में देखा होगा रिकॉर्ड काम करते थे, तो इधर रिकॉर्ड की तरह ये डेटा को रीड करता है। ये क्या करता है, डेटा को सीक्वेंशियल रीड करता है। कैसे रीड करता है ये, हाँ, किस तरह से रीड करता है, सीक्वेंशियल रीडिंग करता है। जनरली सीक्वेंशियल डेटा रीडिंग करता है, लेकिन करता क्या है कि जैसे आपने कोई डेटा एक्सेस किया तो वो डेटा यहाँ यहाँ यहाँ, तो स्प्रिंटर फटाफट फटाफट घूमते हैं और ये रीड करके इंफॉर्मेशन अपने डेटा केबल्स के थ्रू आपके मदरबोर्ड को भेजता है। मदरबोर्ड से वो सीपीयू प्रोसेस करके आपकी स्क्रीन पे दिखाता है। तो इस तरह से करता है ये। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सीक्वेंशियली पूरा ही सीक्वेंशियल रीड करता है, ये रैंडम भी कर लेता है। बट है क्या कि ये डिस्क स्पिंडल्स घूमते हैं, जितनी स्पीड होगी इसकी मोटर की, जितनी फास्ट ये घूमेगा उतनी ज्यादा आपकी डेटा रीडिंग कैपेसिटी होगी। इस तरह से राइटिंग स्पीड अलग होती है और रीडिंग स्पीड अलग होती है। ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसकी एक लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ तक ही चलते हैं ये हमेशा। ऐसा नहीं कि चलते ही रहेंगे, खराब हो जाती है कुछ टाइम बाद, बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, जो प्लेट्स हैं घिस जाती हैं, इसमें डॉट्स आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सस्ती होती है, मतलब अगर मैं दूसरी हार्ड डिस्क से कंपेयर करूं उससे सस्ती होती है, लेकिन एक बात और बताना चाहता था कि जो मेरी डेटा बस होती है उसमें 8 बिट में, जो कंप्यूटर होता है ना वो 8 बिट मोड में काम करता है। किसमें काम करता है, 8 बिट मोड। तो जो पहले मैंने बताया था ना आईडी केबल आती थी, आईडी केबल, उसमें बेसिकली उसमें आईडी केबल हैविंग 8 डेटा कनेक्शंस। तो जब भी आपने ए प्रेस किया, सपोज अपने कंप्यूटर पे ए प्रेस किया, तो वो A0101 की फॉर्मेट में आता है। तो वो 8 बिट में कन्वर्ट होके डेटा बस के थ्रू वो यहाँ पर उस फॉर्मेट में राइट होता है, 01 के फॉर्मेट में, इस तरह से। बट अब क्या हुआ, थोड़ी सी फास्टर चीजें आ गई। फास्टर चीजें क्या आ गई कि हमारे पास आ गई एसएसडी को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर कोई इस तरह का स्पिंडल नहीं। आप देखो ये हार्ड डिस्क है मेरी और ये मेरी एसएसडी, इसमें चिप है, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वर्क्स विद सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर के थ्रू काम करती है। तो उससे क्या होता है कि इसमें कोई सीक्वेंशियल, कोई मोटर नहीं है, कोई घूमना नहीं है, कोई स्पिंडल नहीं है। ठीक है, ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इमीडिएटली रीड कर लेती है। तो ये थोड़ी महंगी होती है पर इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो आज डेट में अगर आपको अपने घर के लिए कंप्यूटर बनाना, तो मैं कहूंगा कि हार्ड डिस्क, हाँ मतलब थोड़ी सी सस्ती होती है, इसमें कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, इसमें उतनी कैपेसिटी में बहुत महंगी आ जाएगी। तो आप दो तरह की चीजें लगा सकते हो, एक तो अपने घर के कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क लगा दो, इसमें ज्यादा डेटा स्टोर करना हो, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए एसएसडी लगा दो। अब बात आती है कि केबल्स कौन कौन सी होती है। ये देखो, ये पावर केबल होती है, आपके मॉनिटर में भी लगती है और आपके सीपीयू में भी लगती है। क्या बोलते हैं इसे,
पावर केबल्स। ठीक है, ये हो गई मेरी VGA केबल, VGA केबल यूज फॉर डिस्प्ले। इस तरह से ये मेरी, आपने प्रिंटर देखे होंगे, तो USB केबल्स यूज होती है मोस्टली फॉर प्रिंटर कनेक्शंस। ठीक है सर, इस तरह से ये मेरी HDMI केबल है, ये मेरी HDMI केबल है, ये कनेक्ट क्या होती है, मॉनिटर से। ठीक है जी, आगे आते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे कंप्यूटर, मेरे पास घर पे मॉनिटर है, मान लो VGA मॉनिटर, और कंप्यूटर में है HDMI। अब मैं क्या करूंगा, तो HDMI टू VGA कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन, मेरे घर पे राउटर है, ब्रॉडबैंड है, स्विच है, कैसे कनेक्ट करेंगे, या ऑफिस में कैसे कनेक्ट होता है, ऑफिस में जो डेस्कटॉप कनेक्ट होता है वो लैन केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये मेरी लैन केबल है। लैन केबल के आगे क्या लगा होता है जो अक्सर टूट जाता है और मुझे लगाना पड़ता है बार बार लाकर, इसे बोलते हैं RJ45 कनेक्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं जो मेरे को अपने डेस्कटॉप पे कनेक्ट करनी पड़ती हैं, जिससे, क्योंकि आजकल आपने देखा जब से कोविड आया है, तो कोविड आने के बाद लोग ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बहुत आ गए, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं वेबकैम। ज्यादातर वेबकैम में माइक बिल्ट इन होता है, मतलब ये आपको खरीदते समय देखना पड़ेगा, माइक बिल्ट इन ऑप्शनल होता है, ये खरीदते समय देखना पड़ेगा, सभी में नहीं होता। ठीक है, तो वेबकैम से मैं अपने USB के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सब कर सकता हूँ। ये मेरे प्रिंटर्स हो गए। ठीक है, ये मेरा स्कैनर हो गया, अब मुझे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं तो ये मेरा स्कैनर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो मेरा एक कंप्लीट डेस्कटॉप तैयार हो गया, जिसमें मेरी सारी फंक्शनलिटी आ गई। तो मेजर चीजें, लेसन ऑफ लर्निंग क्या है, क्या क्या हमने देख सीखा आज, ओवरव्यू। तो अभी तक हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि डेस्कटॉप इंजीनियर का प्रोफाइल क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है, डेस्कटॉप इंजीनियर की नौकरी मिलने पर आपको क्या क्या काम करने होंगे, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर दूसरी बात हमने ये सीखी कि एंड यूजर डिवाइसेस जो कि एक डेस्कटॉप इंजीनियर को सपोर्ट करनी होती है, वो क्या होती है और उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स और किस किस तरह की चीजें आती हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तीसरी चीज पर हमने सीखी कि एंड यूजर डिवाइसेस क्या होती हैं और उसमें डेस्कटॉप के कनेक्शंस, डेस्कटॉप के इंटरनल फंक्शन, डेस्कटॉप के इंटरनल कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स, हमने इस बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि आज आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इससे आप लोगों की मदद हो रही है, प्लीज प्लीज और प्लीज मुझे कमेंट करें। मैं आपको, और इसके अलावा भी जो भी टॉपिक्स आप चाहें आईटी के अंदर या नॉन आईटी, आप मुझे प्लीज मेरे चैनल पे लिखकर भेजें, मैं आपको जरूर उसकी वीडियो भेजूंगा। डे टू डे ट्रबल शूटिंग्स में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, मोबाइल से रिलेटेड भी कोई समस्या आती है तो भी आप मुझे बताएं। इसके अलावा मेरा एक अलग से वीडियो स्टार्ट होने वाला है जो कि क्लाउड के बारे में, जिसमें मैं क्लाउड के बारे में कॉमर्शियल प्लस टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी देखें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब ना करने से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि इससे और लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। विनोद साहू आपका